साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था वही सब कुछ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने इसमें रुकावट डाली तो आपको नुकसान होगा। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से इन सारे विपक्षियों की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उसका असर साफ साफ दिख रहा है। पूरे देश की नारी शक्ति में भयंकर गुस्सा है। कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों रात को राष्ट्र के नाम संबोधन किया, आप यकीन नहीं मान सकते, इस देश की जो नारी शक्ति है 50-60 करोड़ से अधिक, उनके गुस्से का, उनकी भावनाओं का उन्होंने एक ज्वलंत रूप प्रस्तुत कर दिया है। लेकिन आज की कहानी में दोस्तों पश्चिम बंगाल को भी रखना जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ चुनाव आयोग आखिरी राउंड का, बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि अब मतदान में ज्यादा दिन नहीं है, आखिरी राउंड का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। 11 एक्शन आज के वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। अब यह समझ लीजिए कि चौतरफा प्रहार हो रहा है। यह ऐसा नहीं है कि उनको हराने के लिए हो रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना के लिए। और मतदान से कैसे पहले टीएमसी का किला ढह रहा है, आज वो भी डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट जय मां काली यही लिखिएगा। बंगाल चुनाव की भी बात कर रहा हूं। साथ ही दोस्तों HB शॉर्ट्स पे भी जुड़िएगा, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी कहानियां जो छूट जाती है वहां पर सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने रख रहा हूं। कमेंट में पिन किया। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, और ये 2 विंडो कितना बड़ा ममता सरकार को झटका है जरा समझ लीजिए। कल ही भारत सरकार ने घोषणा की है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया जाएगा। अब ये महंगाई भत्ता जब बढ़ता है ना डीए, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को मतलब उसकी जो सांस लेने की तेजी है ना, वो एकदम से बढ़ जाती है, पूरा हकलाने लगती है सरकार। आप बोलेंगे क्यों? वो सरकार डीए ही नहीं दे पा रही थी, अपने कर्मचारियों को डीए दे ही नहीं पा रही थी। उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से आदेश देना पड़ा कि तुरंत इनके 25% जो डीए है वो दीजिए। सरकार के पास पैसा ही नहीं था। ये मैसेजिंग है, ये मैसेज है कि अगर आप ऐसी सरकार चुनते हैं वो आपका भला नहीं कर सकती है, हम तो पूरे देश का भला कर रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल की कहानी आपको बताऊं दोस्तों, लेकिन कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसके बहुत छोटे छोटे कुछ हिस्से को पहले दिखाता हूं, फिर चुनाव आयोग के 11 प्रहार भी आपको दिखाता हूं। पहले आइए छोटे छोटे बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ इशारा कर दिया कि ठीक है, आज हमारे पास 66% वोट नहीं मिला है, लेकिन हमारी हिम्मत अभी टूटी नहीं है, हमारी हिम्मत अटूट है, हमारा इरादा भी अडिग है। जरा सुनिए इस बयान को। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही इमोशनल बात कही। जब मैं सुन रहा था ना दोस्तों, तो मुझे वाजपेयी जी की याद आ गई। याद कीजिए उस क्षण को जब वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए सोनिया गांधी ने एक कर दिया था। एक बार तो 13 ही दिन में बाहर कर दिया। आज भी वो ये यादगार भाषण है दोस्तों। बोल रहे थे कि हमें हटाने के लिए सारे एकजुट हो गए हैं, अछूत बना दिया गया है। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था, याद रखिए, कि आज आप सब मिलकर हम पर हंस रहे हैं, एक दिन आएगा ऐसा जब सारे लोग मिलकर आप पर हंसेंगे। और ये वाकया भी देखने को मिला दोस्तों।
अब ये परिस्थितियां बदली हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन होगा, भाजपा का अपना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह हिस्सा सुनकर आप बहुत ही भाव विभोर हो जाएंगे दोस्तों। वो खुद कहते हैं कि कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन हम हार गए, ये मत सोचिएगा। सुन लीजिए। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी परिसीमन की भी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि झूठ फैलाया गया, हमने हर तरह से स्पष्ट किया कि आपको जो चाहिए वो लिख करके देंगे, जैसे चाहिए। हमसे कमिटमेंट चाहिए, हम कमिटमेंट करके देंगे। आपको लगता है कि ड्राफ्ट में लिख के दीजिए, हम ड्राफ्ट में लिख देंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी कोई भी तैयार नहीं हुआ। टीएमसी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है दोस्तों, सुन लीजिए। यह झूठ फैलाया गया कि डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, बल्कि सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में ही बढ़ेगी। फिर भी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे मानने को तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी कई सारे दलों को एक बात भी बताते हैं कि आप कहते हैं तमिलनाडु में डीएमके बोलती है कि हम बहुत तमिलनाडु का ख्याल करते हैं, इधर यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी कोई भला नहीं करता। याद रखिए, अरे बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया है। एक छोटा हिस्सा सुनिए। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरल हर राज्य की सीटें बढ़ती, लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। और एक बहुत छोटा और बयान सुनाता हूं दोस्तों टीएमसी को लेकर के। वो कहते हैं कि बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, ये चूक गए। सुन लीजिए। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों सारी जितने तीर है ना वो कमान से निकाल लिए हैं। अब तो इसका आपको दिखेगा। लेकिन आज बंगाल की कहानी में दिखाना चाहता था दोस्तों, क्योंकि ताबड़तोड़ 11 एक्शन, ये एक्शन लोकतंत्र की स्थापना के लिए है, ध्यान रखिएगा। यह ममता सरकार या टीएमसी क्यों घबराई हुई है? क्योंकि पता है कि अगर भली भांति तरीके से इलेक्शन हो तो बड़ी मुश्किल है, जीतना मुश्किल है। अब आप एक करके एक्शन देखिए। पहला एक्शन बताता हूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने हर बूथ के लिए एक स्पेशल रणनीति बनाई है। ये पहली बार है ऐसा। ये जो आखिरी तैयारी बता रहा हूं, इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी, सीएपीएफ के नोडल अधिकारी, केंद्रीय पर्यवेक्षक मिलकर हर बूथ के लिए अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। इसमें कड़ी निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। बूथों की पहचान हो रही है, कौन सा सेंसिटिव है, कौन सुपर सेंसिटिव है। अगर यहां ऐसी जरूरत है तो वही करेंगे। मतलब बूथ के हिसाब से रणनीति, यह आदेश दिया गया है। एक्शन नंबर 2, लक्ष्मण रेखा। यह कहने वाली लक्ष्मण रेखा नहीं है, यह वास्तव में लक्ष्मण रेखा है। इस बार वोटिंग बूथ के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है, 100 मीटर के दायरे की। नो एंट्री, मतलब सिर्फ जो वोट डालते हैं मशीन के सामने वही एक आदमी हो, ऐसा नहीं है। मतलब उस बूथ के 100 मीटर के दायरे में अब नो एंट्री होगी। और हर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में दोस्तों एक घेरा बनाया जाएगा, जिसको लक्ष्मण रेखा मैं कह रहा हूं। और यह घेरा कैसे बनाया जाएगा यह भी समझ लीजिए। बाकायदा सफेद चौक से जमीन पर
एक रेखा खींची जाएगी, साफ साफ दिखेगी। इस रेखा के अंदर बिना इजाजत कोई नहीं घुस सकेगा। यहीं से सख्ती शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि बूथ के पास पहुंच गए और भीड़ बना दिया, माहौल बना दिया, डरा दिया, कुछ नहीं। वहां केंद्रीय बल होंगे सुटाई के लिए। हम जानते हैं ना, आजकल तो पूरे एकदम फॉर्म में है केंद्रीय बल, वो अपने हिसाब से तैयारी करके गए। तो ये एक्शन नंबर 2 है दोस्तों। एक्शन नंबर 3, चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान के तो आदेश होते हैं, आप जानते हैं। इस बार कुछ ज्यादा ही है। इस बार बहुत ही सुपर सेंसिटिव। बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग मनोज अग्रवाल ने ऐसी जानकारी दी है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन खराब हो गई, छीन लिया, दिख गया तो दोबारा मतदान के आदेश होंगे। जरा सुनिए कितने तरीके से दोबारा मतदान के आदेश दिए जाएंगे। पहला, सामूहिक प्रवेश पर रोक। यदि 4 से अधिक व्यक्ति एक मतदान केंद्र में प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 4 से अधिक व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करते हैं तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा और लाइव सर्विलांस सिस्टम के जरिए ऐसे लोगों की निगरानी की जाएगी। बूथ के बाहर की सुरक्षा। पहली बार मतदान केंद्रों के बाहर होने वाली हिंसा या डराने धमकाने की घटनाओं के आधार पर भी पुनर्मतदान का आदेश दिया जा सकता है। अंदर की बात नहीं कह रहा, बाहर की। अगर बाहर कोई घटना हो गई, पुनर्मतदान। फिर आगे बढ़िए, यदि मतदान के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, तुरंत मतदान का आदेश होगा। कदाचार पर सख्ती, जैसे कैमरों के साथ छेड़छाड़, ईवीएम से जुड़ी चालाकी, दंडात्मक कार्रवाई होगी। तकनीकी विफलता, अब आप सुनिए, यह बड़ा खास है जिसको मैं बताना चाहता हूं। मतदान केंद्र पर लगे वेबकैम अगर 30 मिनट या उससे अधिक समय तक काम करना बंद कर देते हैं तो उस केंद्र पर पुनर्मतदान स्वतः घोषित हो जाएगा। मतलब अगर वेबकैम अगर 30 मिनट तक बंद रहा किसी भी समय तो पुनर्मतदान होगा। यह नया नियम है, बड़ी कार्रवाई है दोस्तों, इसका व्यापक असर पड़ने वाला है। यह एक्शन नंबर 3 है। एक्शन नंबर 4 सुनिए, बिना बाउंड्री वाले जो बूथ होंगे, भाई गांव में होते हैं ना, बहुत सारी जगह होती हैं, उसके चारों ओर बांस की घेराबंदी की जा रही है। मतलब मतदान केंद्र है, आप जानते हैं दूर दराज के इलाकों में दिक्कत होती है, चार दीवारी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, तो बांस की अस्थायी घेराबंदी की जाएगी ताकि अनधिकृत रूप से कोई घुस ना सके। और ये बड़े संवेदनशील इलाके होते हैं दोस्तों, इन स्थानों पर घने पेड़ पौधे, झाड़ियां, बड़ी सुरक्षा की दिक्कत होती है और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। यह आदेश दिया गया है कि बांस की बाड़ लगाने का फैसला किया गया है। एक्शन नंबर 5, जो संवेदनशील बूथ होंगे वहां 3 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और जो सामान्य होंगे वहां 2 सीसीटीवी लगेंगे। एक बाहर लगता है, एक अंदर सीसीटीवी लगता है। लेकिन जो संवेदनशील घोषित होंगे उसमें एक तीसरा भी लगेगा। और खास बात क्या है सीसीटीवी का, यह भी समझ लीजिए, सबके होश उड़े में। खास बात यह है दोस्तों कि ये कैमरे केवल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस होंगे। अगर जरा सी भी संदिग्ध गतिविधि होती है, हरकत होती है, तुरंत अपने आप अलार्म बजने लगेगा। माने मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्शन नंबर 6, एआई और जीपीएस से लैस होगी पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था। इस बार पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। यदि किसी बूथ पर अनधिकृत भीड़ होती है या कोई अनियमित गतिविधि होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। और जो वहां सेंट्रल पुलिस फोर्स है या क्विक रिस्पांस टीम, उसके वाहन में जीपीएस भी लगा है कि आपको अलार्म बजा तो आप कितनी देर में पहुंचे ये भी पता चलेगा। और जो अत्यधिक संवेदनशील जगह होगी ना दोस्तों, मैंने तो 3 आपको सीसीटीवी बताया, विशेष फोटोग्राफर भी तैनात किए जाएंगे जो पल पल की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। ये भी काम में लगाया गया है। मतलब 3 सीसीटीवी, वेबकैम, फोटोग्राफर भी। लीजिए एक्शन नंबर 7,
शैडो जोन बूथों के लिए फोटोग्राफर नियुक्त किए गए। बहुत सारी जगहें तो ऐसी होती है ना जहां ना मोबाइल नेटवर्क काम करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है वो कमजोर या लगभग ना के बराबर होती है, ऑनलाइन निगरानी करना संभव नहीं होता है दोस्तों। इसलिए चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि ऐसे जोन में मतदान की शुरुआत से अंत तक पूरी की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करने के लिए प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स तैनात किए जाएं ताकि एकदम पारदर्शी हो, कोई दिक्कत ना हो। आयोग के अनुसार राज्य में कुल 625 शैडो जोन की पहचान की गई है। इनमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र, जंगल महल के आदिवासी इलाके, इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन क्षेत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक्शन नंबर 8। आप जानते हैं दोस्तों, चुनाव से पहले वोटर स्लिप आता है, राजनीतिक दल के लोग आते हैं। अब जो बीएलओ होते हैं ना, वो दे देते हैं, भैया ले जा अपना, दे देना। चुनाव आयोग ने नया नियम बना दिया, बोला अब सिर्फ बीएलओ ही, जो बूथ लेवल अधिकारी ऑफिसर हैं, वही घर घर जाकर वोटर स्लिप वितरित करेंगे। और ये कड़ी चेतावनी दी है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को ये वोटर स्लिप नहीं देंगे, आपको उन्हीं को सीधा दीजिए घर घर जाकर। मान लीजिए घर में अगर आदमी नहीं है तो वो आ करके चुनाव के दिन देख सकता है और मतदान कर सकता है, ये सुविधा दी गई है। एक्शन नंबर 9 दोस्तों, मतदान कर्मियों को इस बार बड़ी ही सख्ती से, बहुत प्यार से, दोनों ही बात है, निष्पक्षता बनाए रखने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। पहले भी दिया जाता है, लेकिन इस बार जो दिया गया है ना, उसमें वो बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं क्या क्या लिखा है, क्योंकि कार्रवाई हो रही है। इसमें दोस्तों सभी सेक्टर के अधिकारी, प्रिजाइडिंग अधिकारी, अन्य मतदान कर्मी, सबको कहा गया है। अच्छा, इनको एक और बात कही गई है कि अगर आप कहीं पर हैं, कोई आपके लिए भोजन, पानी, अन्य सामग्री इसकी व्यवस्था करता है, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको सरकार सारी सुविधाएं देंगी, लेकिन अगर कोई नागरिक या उसकी भेष में कोई दूसरा देता है, राजनीतिक दल, आप बिल्कुल नहीं लेंगे, उसी समय सस्पेंड कर दिए जाएंगे। एक्शन नंबर 10 दोस्तों, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 5 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया। ये 5 बूथ स्तरीय अधिकारी हैं जिसको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने, एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। कौन कौन है? तपन शाह, अभिजीत डे, कुमारजीत दत्ता, ये सभी उत्तर 24 परगना जिले के हैं। और ये क्या कर रहे थे ये भी सुनिए। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप था, जो उल्लंघन है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं और प्रचार टीएमसी का कर रहे हैं। चुनाव आयोग जानता है, इस बार बड़ी सख्त नजर है, तीसरी आंख खोल ली है। चुनाव आयोग ने दरअसल दोस्तों इस बार अपनी तीसरी आंख खोल ली है, ठीक चुनाव से पहले, मतदान से पहले। यह बहुत बड़ी घटना है। एक्शन नंबर 11, विधाननगर पुलिस कमिश्नर पर भी गाज गिरी है। विधाननगर पुलिस आयुक्त नाम है मुरलीधर शर्मा, उनको पद से हटाने का आदेश दिया है। उनकी जगह त्रिपुरारी अथर्व को नियुक्त किया गया है। आप इनके बारे में एक बात बताऊं कि पहले इनको तमिलनाडु भेजा जा रहा था पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में। इनके बारे में, घपला के बारे में पता था कि ये संदिग्ध हैं, ये ठीक से काम नहीं करेंगे, ये पॉलिटिसाइज्ड आदमी है। लेकिन फिर उनको कहा कोई बात नहीं, आप यहां पर पुलिस आयुक्त के रूप में काम कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग को समझ में आ गया यहां तो गड़बड़ झाला है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। तो ये पूरे 11 एक्शन है। अब देखिए ममता बनर्जी पर असर कैसे पड़ रहा है। ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाई भी है और इसकी स्थिति कितनी खराब है आप जरा सोचिए। अभी नए तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। क्यों जानते हैं? कि हमारे जो टीएमसी के लोग हैं, जो भी बंगाल में जो ममता बनर्जी के खासम खास हैं, चाहे नेता हो माने सामान्य भी हो, उनको बड़ी सिक्योरिटी दी गई है। ममता बनर्जी पूरी गुस्साई भी हैं, सबकी सिक्योरिटी को फिर से रिव्यू करके हटा दिया गया। यह बात आप समझिए। एक और कहानी सामने आई है दोस्तों,
शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, चूंकि वो मतदान केंद्र में पहुंच जाएं, प्रभावित कर सकें, उसको फर्जी प्रेस पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। मतलब प्रेस कार्ड, माने हम मीडिया वाले हैं। अब शुभेंदु अधिकारी पकड़ लिया उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि सबको कैंसिल कीजिए, अपना दीजिए। ये कहानी है। एक कहानी और बताता हूं दोस्तों, ये देखिए, जहां सड़कें नहीं वहां भी वोटिंग होगी। ये कहानी भी सामने आई अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल में। वो बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है, वहां भी पहुंचने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैं छोटी छोटी कई कहानियां बता रहा हूं। एक कहानी ये देखिए, आयकर विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है दोस्तों। ये क्या है मामला, जरा आपको बताता हूं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं रास बिहारी, ये नाम है देवाशीष कुमार, जो रास बिहारी से उम्मीदवार भी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके घर पर छापेमारी की गई है और उनके घर के बाद एक व्यवसायी हैं मिराज शाह, उनके भी घर पर छापेमारी की गई है। और ये जो मिराज शाह है दोस्तों, ये कोलकाता नगर निगम में मेयर इन काउंसिल के सदस्य भी हैं, ममता के बेहद करीबी हैं, चुनावी प्रस्तावक भी हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इन पर कार्रवाई की है। इसी तरीके से एनआईए ने भी एक कार्रवाई की है, वो भी आपको बता देता हूं। पूर्व मेदिनीपुर में जो नंदीग्राम है, वहां 46 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेज करके कोलकाता ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जब मैं पढ़ता हूं ना, फिर मुझे लगता है कि यार कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन फिर लगता है कि अभी कम से कम आयकर विभाग वाले या एनआईए वाले कर तो रहे हैं, या ईडी वाले जो भी कर रहे होंगे। अगर अभी चुनाव आयोग के कंट्रोल में ना हो तो ममता बनर्जी तो सब जगह पहुंच जाएंगी, करने भी नहीं देंगी। ये सोच मन में आता है दोस्तों। आपको क्या लगता है? मैं तो एक चीज देख रहा हूं कि चुनाव आयोग क्या शानदार तरीके से काम कर रहा है। मैं तो दाद देता हूं दोस्तों। बस चुनाव के नतीजों का इंतजार कीजिए। पहले मतदान होगा और देखना पड़ेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में 23 तारीख 29 तारीख को किस प्रकार से मतदान संपन्न होता है। अभी कई जगहों से, एक आध जगहों से बम बारूद भी बरामद होने की खबरें आई हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग जिस सख्ती से काम कर रहा है उसका कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक जय मां काली यही लिख दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, देखिए, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर है, और अगर सपोर्ट करना चाहें तो यूट्यूब में एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन होता है, ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।